हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। दोस्तों, आज हम एनटीपीसी सीबीटी 1 का ओरिजिनल क्वेश्चन जो है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसका आज ये तीसरा सीरीज़ में लेके आ रही हूँ आप लोगों के बीच, जो कि 1 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। बैंडिकूट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? बैंडिकूट क्या है? तो इसके ऑप्शन है, एक सुरक्षा रोबोट, ऑप्शन बी हृदय और की शल्य चिकित्सा के लिए बनाई गई एक टेली रोबोट, तीसरा है ह्यूमनॉइड, या फिर एक जल निकास स्वैच्छक रोबोट। तो बैंडिकूट क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक जल निकास स्वच्छ रोबोट। तो क्या है बैंडिकूट? बैंडिकूट है एक जल निकास स्वच्छ रोबोट। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है ENIAC, या फिर प्रोलोग, परम, या फिर UNIVAC। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ENIAC, इनेक। इनेक जो है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो देखते हैं कौन सा जो हार्मोन होता है जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो इसके ऑप्शन है थायराइड, ऑप्शन बी एंड्रेनल, इंसुलिन, या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंसुलिन जो है शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है? तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है? तो ये इसके ऑप्शंस हैं इंडिया एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान डायनामिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है तेजस का निर्माण किया है। दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता के संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? तो किसी दुर्भावनावश अगर कोई यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास करता है तो क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है सर्फिंग, नेटिंग, फिशिंग, या फिर डिगिंग। तो इसका सही जवाब है फिशिंग। फिशिंग जो है किसी के गलत इंटेंशन के साथ अगर किसी का यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण प्राप्त करने को हम फिशिंग कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा संक्षिप्त नाम और उनके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? कौन उसके संक्षिप्त नाम और पूर्ण रूप का गलत युग्म है? तो इसके ऑप्शंस है URL, यूनिफॉर्म रिवर्स लोकेटर, या फिर बी फैक्स फेसिमाइल, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा URL, यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर। इसका पूर्ण रूप नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो इसके ऑप्शंस है कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, ऑप्शन बी बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है। कोलाइड का यह गुण नहीं है, बाकी सारे कोलाइड के गुण हैं। यह छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, बाह्य बल से मुक्त होने पर भी वे स्थिर नहीं होते हैं, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने जल के पोषण संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु को
की वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए निष्कर्षण, डी न्यूट्रिफिकेशन, सुपोषण या फिर न्यूट्रिफिकेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सुपोषण। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो इसके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। निम्नलिखित में कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी नहीं है? तो इसके ऑप्शन है घटप्रभा, मंजीरा, मूसी या फिर तुंगभद्रा। सही उत्तर क्या होगा? मंजीरा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, बाकी सब कृष्णा की सहायक नदी में आती है। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? धुआंधार फॉल से कौन सी नदी संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस है महानदी, तापी, कावेरी या फिर नर्मदा। तो इसका सही आंसर है नर्मदा। नर्मदा जो है धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है? ऑप्शन ए लिनन, जूट, रेयॉन या फिर रेशम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रेयॉन। रेयॉन जो है मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि हम लोग घरों में अक्सर यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट अगर चींटी काटती है तो उसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए हम सोडा का यूज करते हैं, जिसको हम लोग घर में खाने में यूज करते हैं, खाने वाला सोडा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो इसके ऑप्शन है बाजरा, धान, ज्वार या फिर गेहूँ। इसमें खरीफ का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गेहूँ जो है खरीफ की नहीं रबी का उदाहरण है। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इसमें से किसने की थी? राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इसमें से किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस है देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस, केसी सेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए जो अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है रडार, मेसर, सीआरओ या फिर सोनार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सोनार। अगर कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो उसका सही दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया है? कौन विपक्ष के राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं? तो इसके ऑप्शंस है राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? भारत में किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो इसके ऑप्शंस है कांडला, मार्मुगुआ, तूतीकोरिन या फिर कोच्चि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कांडला, जो कि गुजरात में है। इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। पढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसके स्मृति में मनाया जाता है? तुम्हारा ऑप्शन है पोखरण-2, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन मेघदूत या फिर मंगलयान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पोखरण द्वितीय के लिए प्रतिवर्ष प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति यानी कि एनपीएफ को मंजूरी कब प्रदान की? भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो इसके ऑप्शंस है 2007, 2010, 2018 या फिर 2021। तो इसका सही आंसर है 2007। 2007 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम शब्द को गढ़ा था। तो उस कौन थे वो जो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे और पाकिस्तान नामक शब्द को गढ़ा था? पाकिस्तान नाम गढ़ने वाले थे। उसके ऑप्शन है आपके खान अहमद खान, अमानत अली, नुसरत फ़तेह अली या फिर चौधरी रहमत अली। तो इसका सही आंसर है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ही थे जिन्होंने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में उल्लिखित किया है? इनमें से कौन मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में उल्लिखित किया है? ऑप्शंस हैं ए कौटिल्य, बी प्लिनी, सी मेगास्थनीज या फिर डी स्ट्रैबो। तो इसका सही उत्तर क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य को ही चाणक्य या विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है जो उस समय समाज के जो भी स्थिति थी उस पर आधारित है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है एनबीएफसी नहीं करता है? ऑप्शन ए मांग आधारित जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, निवेश करना या शेयरों का अधिग्रहण करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मांग आधारित जमा स्वीकार करना ये एनबीएफसी का कार्य नहीं है। बाकी सभी एनबीएफसी के कार्य में आते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है जिसने अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? इसके ऑप्शंस है एडम स्मिथ, डॉक्टर फिलिप कोटलर, डॉक्टर कीगल एलन या फिर जॉन मेनार्ड किसन। तो इसके सही आंसर है डी, जॉन मेनार्ड किसन जो है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी की एक नींव रखी थी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक थे और ये अर्थशास्त्र के अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो इसके ऑप्शंस है आर्म्स एक्ट, बी देसी भाषा प्रेस अधिनियम, रॉलेट एक्ट या फिर चार्टर्ड एक्ट 1813। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट के लिए महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने के लिए लोगों से कहा था। हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है? हमारे ऑप्शन है करनाल, रोहतक, फतेहाबाद या फिर सोनीपत। तो इसका सही उत्तर है फतेहाबाद। फतेहाबाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है तथा इसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? तो इसके ऑप्शंस है 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में बहुत कुछ बदलाव किया गया था, इसीलिए इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है और इसी के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था।
अगला, भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाला जो महंगाई भत्ते होते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है ए बैंक दर, बी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या, सी साविधिक नकदी अनुपात यानी SLAR, या फिर डी ब्याज दर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या यानी कि CPI-IW। आगे देखते हैं, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा इसमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, सिख धर्म, या फिर महायान बौद्ध धर्म। तो इसका सही उत्तर है डी महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा है। विनय पिटक और सूत पिटक इनमें से किसके शिक्षाओं का संकलन है? विनय पिटक में और सूत पिटक में किसकी शिक्षाओं का संकलन किया गया है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर जैन और गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध। विनय पिटक और सूत पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। 5 मार्च 1919 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किससे लाभान्वित करना है? 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? तो इसके ऑप्शन है ए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, या फिर डी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना का लाभ देने के लिए इसको लक्ष्य किया गया है, जिसका नाम है श्रम योगी मानधन योजना, PMSYM। उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों के विलयन के रूप में प्राप्त करता है। तो ये कौन होते हैं? ऑप्शन से परपोषी भोजन पोषण, स्वपोषी पोषण, कीटभक्षी पोषण, या फिर मृत जीव पोषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग अपने से एक बार कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर होगा मृत जीवी पोषण। उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। WHO का पेरिस, गैट जिनेवा, इंटरपोल वाशिंगटन DC, ASRO। तो इसमें कौन सा सही मेल को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर होगा WHO पेरिस। माफ कीजिएगा, गैट का जिनेवा है, WHO का पेरिस नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? गैट जिनेवा में है। बाईयूकॉइन ने इनमें से किसकी होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया है? बाईयूकॉइन ने किसकी होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया है? तो हमारा ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी, पेपर करेंसी, गिल्ट करेंसी, या फिर प्लास्टिक करेंसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बाईयूकॉइन, यानी कि ये क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है और ये होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया था। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकट गिरी, BD जत्ती, या फिर ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका सही उत्तर है बी वराहगिरी वेंकट गिरी। वराहगिरी वेंकट गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। 2014 में जो कार्यक्रम गंगा की स्वच्छता के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए थे उसका नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शन है नमामि गंगे, गंगा एक्शन प्लान, गंगा स्वच्छता कार्यक्रम, या फिर स्वच्छ गंगा योजना। तो इस सभी को पता होगा, नमामि गंगे जो है 2014 में गंगा को स्वच्छ करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो
याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और इसका राष्ट्रीयकरण करने में अंतर है। तो भारतीय, यहाँ पूछ रहा है राष्ट्रीय बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। वहीं 1 जुलाई 1950 को इसका माफ़ कीजिएगा 1 जनवरी 1950 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसी के साथ आज का हम लोग ये सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले शिफ्ट के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।